हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग इवांस प्रिचर्ड, या जिन्हें हम लोग सिर्फ इवांस प्रिचर्ड के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग इवांस प्रिचर्ड का इमेज देख सकते हैं। इवांस प्रिचर्ड का नाम आते ही सबसे पहले हम लोगों के मन में जो ख्याल आता है वो आता है नुअर का। नुअर पे इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, नुअर का इन्होंने अध्ययन किया था। साथ ही एक जो है वो अजांडे का आता है। तो ये दो की टर्म है जिससे कि हम लोग इवांस प्रिचर्ड को कहीं भी इनसे रिलेटेड कोई बुक रहती है या फिर कुछ ऐसा रहता है तो हम लोग उसके बारे में एक की टर्म के रूप में यूज़ करते हैं इवांस प्रिचर्ड से संबंधित। आज हम लोग इनके बारे में समझने वाले हैं कि आखिर में इवांस प्रिचर्ड ने अपना क्या योगदान दिया है और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनके बारे में हमें पता भी है और कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर एडवर्ड इवांस प्रिचर्ड, इसीलिए इन्हें इवांस प्रिचर्ड कहते हैं। इनका जीवन काल जो है वो 21 सितंबर 1902 से 11 सितंबर 1973 तक रहा। यह एक अंग्रेजी मानवविज्ञानी थे, यानी कि ब्रिटिश मानवविज्ञानी थे, जिन्होंने सामाजिक नृविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह 1946 से 1970 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सामाजिक नृविज्ञान के प्रोफेसर थे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि आज का जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हालांकि हम लोग डिस्कस जो है वो हिंदी में ही करेंगे, लेकिन कुछ हिंदी में ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि इंग्लिश में समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। और बाकी मैं इंग्लिश के जो कंटेंट है वो मैंने मेंशन किया है, तो आप लोग चाहिए तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ओके, शिक्षा और क्षेत्र कार्य देखें, यानी कि फील्ड वर्क जो रहा है इनका, तो इवांस प्रिचर्ड की शिक्षा जो है वो विनचेस्टर कॉलेज में हुई और उन्होंने एक्सेटर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इतिहास का अध्ययन किया और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर किया। उनकी डॉक्टरेट थीसिस जो कि इन्होंने 1928 में कंप्लीट किया था, इसका शीर्षक था एंग्लो मिस्र सूडान के बहर अल गजल प्रांत के अजांडे का सामाजिक संगठन। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे, नाम काफ़ी लंबा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट इस जो पेज है इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इसका टाइटल देख लेंगे कि क्या इस थीसिस का जो टाइटल रहा वो क्या रहा। ऑक्सफोर्ड में वह हाइपोक्रेटिस क्लब का हिस्सा थे। LSE अर्थात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वह ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की और विशेष रूप से सूडान के संस्थापक नीवंश विज्ञानी चार्ल्स ग्रेबियल सेलिगमैन के प्रभाव में आए थे। उनका पहला फील्ड वर्क जो है 1926 में अजांडे ऊपरी नील के लोगों के साथ शुरू हुआ। तो यहाँ पे अजांडे भी जो है वो की टर्म के रूप में हम लोग इवांस प्रिचर्ड से जोड़ के देखते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप इनकी जो डॉक्टरेट हुई 1927 में, और दूसरा जो है वो है द क्लासिक विच क्राफ्ट ऑरिकल एंड मैजिक अमंग द अजांडे, जो कि 1937 में प्रकाशित हुई। तो ये जो अजांडे पे इनका फील्ड वर्क था, इसके कुछ परिणाम यहाँ पे निकले कि इन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी इन्हीं टॉपिक्स पे किया और इनकी किताबें कुछ निकल के जो आई, विच क्राफ्ट है, ऑरिकल एंड मैजिक अमंग द अजांडे, ये सब इनकी इसी फील्ड वर्क का नतीजा था या उसका ही हम कहेंगे कंसिक्वेंस था। ओके, इवांस प्रिचर्ड ने LSE में व्याख्यान देना और अजांडे और बोंगो भूमि में 1930 तक शोध करना जारी रखा, जब उन्होंने नुएर के बीच में एक नया शोध प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो जब ये नुएर के बीच में एक नया शोध प्रोजेक्ट शुरू किए थे तो उस समय वो अपना LSE में इससे रिलेटेड व्याख्यान भी देते थे और अजांडे और बोंगो भूमि में 1930 तक शोध कार्य अपना ये जारी रखे थे। सेम कंटेंट को आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इनका डॉक्टरल थीसिस का टाइटल क्या था, ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अजांडे ऑफ
द बहर एल गज़ल प्रोविंस ऑफ द एंग्लो इजिप्टियन सूडान। तो ये आप लोगों को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को अजांडे जो है वो की टर्म के रूप में मिल जा रहा है। यहाँ पे एंग्लो इजिप्टियन सूडान जो है ये की टर्म के रूप में मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूडान के नुएर का भी इन्होंने अध्ययन किया था। तो अगर कभी कुछ ऐसा टाइटल आप लोगों को एमसीक्यू में दिखता है तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि ये इवांस प्रीचर्ड से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एट ऑक्सफोर्ड ही वॉज पार्ट ऑफ हिपोक्रेटिक्स क्लब। एट एलएसई ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रोनिस्ला मालिनोव्स्की एंड स्पेशली चार्ल्स गैब्रियल सेलिगमैन, द फाउंडिंग एथनोग्राफर ऑफ द सूडान। तो सूडान के ये फाउंडिंग एथनोग्राफर हैं चार्ल्स गैब्रियल सेलिगमैन। ओके, His first field work began in 1926 with the Azande, a people of the upper नील। जो नील नदी है वहाँ की, उसकी जो अपर भाग है, ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ओके, एज रिजल्टेड इन बोथ अ डॉक्टरेट इन 1927 एंड हिज क्लासिक जो बुक आप देखेंगे विच क्राफ्ट एंड ऑरिकल्स एंड मैजिक अमंग द अजांडे, जो कि 1937 में प्रकाशित हुई थी। तो ये दोनों का आपको प्रभाव, इन दोनों के लिए ये देखेंगे कि जो इन्होंने अजांडे पे अपना फील्ड वर्क शुरू किया था, इससे इनकी डॉक्टरेट की थीसिस निकल के आती है, यानी इनका डॉक्टरेट कंप्लीट होता है। साथ ही जो विच क्राफ्ट ऑरिकल्स एंड मैजिक अमंग द अजांडे बुक है ये निकल के आती है या प्रकाशित होती है। ओके, इवांस प्रीचर्ड कंटिन्यू टू लेक्चर एट द LSE अर्थात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कंडक्ट रिसर्च इन अजांडे एंड बोंगो लैंड अंटिल 1930 व्हेन ही बिगेन अ न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट अमंग द न्यूअर। ओके, यह कार्य जो है 1932 में काहिरा विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति के साथ हुआ, जहां उन्होंने धर्म पर व्याख्यानों की एक श्रृंखला दी जो सेलिगमैन से प्रभावित था। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोगों को पता चल रहा है कि इवांस प्रीचर्ड जो थे वो सेलिगमैन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ऑक्सफोर्ड लौटने के बाद उन्होंने नुए पे अपना शोध कार्य जो है वो जारी रखा। यह इस अवधि के दौरान था कि उनकी पहली मुलाकात जो है वो मेयर फोर्टिस और A.R. रेडक्लिफ ब्राउन से हुई। इवांस प्रीचर्ड ने रेडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के कार्यक्रम को विकसित करना शुरू किया। नतीजतन नुएर पर उनके कार्यों की त्रयी यानी कि 3 पुस्तकें, द नुएर 1940, किनशिप एंड मैरिज अमंग द नुएर और नुएर रिलीजन यानी नुएर धर्म 1956, और वह खंड जिसे उन्होंने मेयर फोर्टिस के साथ मिलकर संपादित किया था जिसका शीर्षक था अफ्रीकन पॉलिटिक्स सिस्टम। तो ये सारा जो है ये उनके कार्य थे जो कि जब ये मेयर फोर्टिस और A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के संपर्क में आते हैं। इसको ब्रिटिश सामाजिक नृविज्ञान के क्लासिक्स के रूप में देखा जाने लगा। ये जो इनके रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं, इनको ब्रिटिश सामाजिक नृविज्ञान में क्लासिक्स यानी एक आधार बुक के रूप में देखा जाने लगा। इवांस प्रीचर्ड की विच क्राफ्ट ऑरिकल्स एंड अमंग मैजिक अमंग द अजांडे, ये पूरा एक ही बुक है, आप लोग अलग अलग नहीं सोचिएगा। ये जांडे के कार्य कारण संबंधी विश्वासों की सटीकता पर अपने तटस्थ, कुछ लोग इसे सापेक्षवादी कहेंगे, रुख के माध्यम से ज्ञान के समाजशास्त्र में पहला प्रमुख मानव शास्त्रीय योगदान है। उनका काम जो है वो मनोवैज्ञानिक आरोपण के रूप में ज्ञात मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर केंद्रित था। इवांस प्रीचर्ड ने विभिन्न गलत घटनाओं के लिए जादू टोने को दोष देने या इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की अजांडे की प्रवृत्तियों को दर्ज किया कि अगर सपोज कोई घटना अगर कोई घट गई तो माना जाता था कि ये जादू टोने की वजह से ऐसा हो गया है। इनमें से सबसे उल्लेखनीय मुद्दा जो था उनको ये देखने को मिला था कि एक दीमक से भरा दरवाज़ा था, और ये उस मतलब एक ऐसा दरवाज़ा था जिसको दीमक पूरा खा गए थे, या ये कहें लकड़ियाँ ही तो खाते हैं, तो पूरा जो उसका फ्रेम था वो दीमक उस पर पूरे लगे हुए थे और इसकी वजह से वो
गिर गया था, ढह गया और इसकी वजह से अजांडे के 8 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से इवांस प्रिचर्ड का अनुभवजन्य कार्य 1960 और 1970 के दशक में थॉमस कुन और विशेष रूप से पॉल फेयरबैंड से जुड़े विज्ञान के दर्शन और तर्क संगतता बहस के माध्यम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट सेम दिख रहा है इंग्लिश में। आप लोग इनकी बुक्स ज़रूर सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द नूएर तो इनका की टर्म है। अजांडे और नूएर, ये दो अगर टर्म आप लोगों को सिर्फ याद रहा तो इवांस प्रिचर्ड से रिलेटेड आप लोग ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। किनशिप एंड मैरिज अमंग द नूएर रिलीजन। ओके, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक जो है ये मेयर फोर्टिस के साथ मिलके इन्होंने को एडिट किया है अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम। तो अफ्रीका, सूडान, ये सब जो है इनकी की टर्म है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इवांस प्रिचर्ड ने इथियोपिया, लीबिया, सूडान, सीरिया में सेवा की। तो ये सब मिला के आप लोगों को अफ्रीका का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी एरिया सारी है। सूडान में उन्होंने इटालियंस को परेशान करने के लिए अनुवाक के बीच अनियमित सैनिकों को खड़ा किया और गुरिल्ला युद्ध में शामिल हुए। तो इनकी बुक जो है एक अनुवाक पे भी है, ये भी एक की टर्म है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1942 में उन्हें उत्तरी अफ्रीका में साइरेनिका के ब्रिटिश सैन्य प्रशासन में तैनात किया गया था। ये एक एक जो पॉइंट है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, की टर्म है। साइरेनिका पे भी इनकी एक बुक लिखी हुई है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह उनके अनुभव के आधार पर था कि उन्होंने द सानुसी ऑफ साइरेनिका का निर्माण किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इनकी बुक है, द सानुसी ऑफ साइरेनिका। ओके, अगर ये भी आ जाए कि सानुसी पे किसने अध्ययन किया है तो यहाँ से आप लोगों का एक प्रश्न और तैयार होता है, वो है कि इसका अध्ययन जो है वो इवांस प्रिचर्ड ने किया था। इतालवी विजय के लिए स्थानीय प्रतिरोध का दस्तावेजीकरण करते हुए वह ताइका के बारे में लिखने वाले कुछ अंग्रेजी भाषा लेखकों में से एक बन गए। ओके, कैम्ब्रिज में कुछ समय बिताने के बाद इवांस प्रिचर्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सामाजिक नृविज्ञान के प्रोफेसर और ऑल सोल्स कॉलेज के फेलो बन गए। वे अपने करियर के बाकी समय ऑल सोल्स कॉलेज में ही रहे। उन्होंने जिन डॉक्टरेट छात्रों को सलाह दी उनमें से दिवंगत जो है वो एक नाम आता है M.N. श्रीनिवास का। तो M.N. श्रीनिवास भी जो है वो इनके गुरु के रूप में इवांस प्रिचर्ड को हम लोग देखते हैं, जो भारत के समाजशास्त्रियों में अग्रणी थे। और आप लोगों को पता है कि फील्ड वर्क जो है वो M.N. श्रीनिवास के नाम से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्री विमर्श के कुछ प्रमुख अवधारणाएं गढ़ी थी, जिसमें संस्कृतिकरण अर्थात संस्कृताइजेशन, प्रमुख जाति जो कि डोमिनेंट कास्ट होता है, वोट बैंक शामिल है। तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो कि M.N. श्रीनिवास से जुड़ा हुआ है। उनके छात्रों में से एक तलाल असद भी थे, जो अब सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में पढ़ाते हैं। प्रदूषण और अनिश्चितता पर मैरी डगलस की क्लासिक प्योरिटी एंड जेंडर जो है, जिसे हम अक्सर जोखिम के रूप में निरूपित करते हैं, मूल रूप से इवांस प्रिचर्ड के विचारों से प्रभावित थी। तो इनके अगर 3 छात्रों की बात की जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इसमें M.N. श्रीनिवास का नाम आता है, तलाल असद का नाम आता है और मैरी डगलस का नाम आता है। मैरी डगलस की बुक जो प्योरिटी एंड जेंडर है ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सेम कंटेंट इंग्लिश में यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग एक बार चाहिए तो रीड कर सकते हैं। इनके बाद के कुछ सिद्धांत आखिर में कौन कौन से रहे उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। बाद में भी इन्होंने काफ़ी कुछ थ्योरीज दिया है। तो इवांस प्रिचर्ड का बाद का जो काम है वो अधिक सैद्धांतिक था। मेच्योरिटी लेवल भी बड़ी होगी तो थ्योरी जो है या जो भी सैद्धांतिक काम था इनका वो काफ़ी ज़्यादा एक मेच्योर लेवल पे दिखा, जिसमें उन्होंने मानव विज्ञान की प्रकृति और इसे सर्वोत्तम तरीके से कैसे व्यवहार में लाया जाए
इस पर दार्शनिकता के लिए मानव विज्ञानी के रूप में अपने अनुभवों का उपयोग किया है। 1950 में उन्होंने प्रसिद्ध रूप से इस आम धारणा को खारिज कर दिया कि मानव विज्ञान जो है वो एक प्राकृतिक विज्ञान है। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में लगभग जितने थिंक कर रहे हैं उन्होंने, चाहे वो समाजशास्त्र रहा हो चाहे मानव विज्ञान हो, सबको साइंटिफिकली सोचने समझने की कोशिश की है। बाद में हम देखेंगे तो चाहे वो हमारा घटना क्रिया विज्ञान रहा हो या फिनोमिनोलॉजी रहा हो, तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें इंडिविजुअल पे केयर करने लगे, नहीं तो पहले हम एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने बात की अपनी जो धारणा है 1950s के बाद में, तो इन्होंने कहा कि मानव विज्ञान जो है वो प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। इसके बजाय उन्होंने तर्क दिया इसे मानविकी, विशेष रूप से इतिहास के बीच समूहीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि मानव विज्ञानियों के सामने मुख्य मुद्दा अनुवाद का था। अपने विचारों को किसी अन्य संस्कृति की दुनिया में अनुवाद करने का तरीका खोजना और इस तरह इसे समझने में कामयाब होना और फिर इस समझ को वापस अनुवाद करना ताकि इसे अपनी संस्कृति के लोगों को समझाया जा सके। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे अब इन्होंने क्या किया था अजांडे में या फिर नुएर में जो इन्होंने अध्ययन किया था, तो वहाँ पे उनके किसी भी क्रियाकलाप का अपना एक मीनिंग था। उसको पहले वो उन्हीं की संस्कृति के हिसाब से समझे और फिर जाके उन्होंने अपने विचारों के रूप में उसे लिखा है या बताया है या थ्योराइज किया। 1965 में उन्होंने अत्यधिक प्रभावशाली कार्य थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन प्रकाशित किया, जिसमें उस समय के आदिम धार्मिक प्रथाओं के मौजूदा सिद्धांतों के खिलाफ तर्क दिया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन, जो कि 1965 में प्रकाशित होती है। और इस बुक में क्या तर्क दिया गया है, उन्होंने दावा किया है कि जो आदिम धार्मिक प्रथाएं हैं, उन्होंने बताया है कि जो आदिम धार्मिक प्रथाएं हैं उसमें जो मौजूदा सिद्धांत हैं ये कितने बेबुनियाद हैं या यूं ही ये जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो बनाई गई हैं, तो इसके खिलाफ इन्होंने तर्क दिया है। 1950 के दशक में अपने सैद्धांतिक कार्य की तर्ज पर तर्क देते हुए उन्होंने दावा किया कि मानव विज्ञानी शायद ही कभी उन लोगों के दिमाग में प्रवेश करने में सफल होते हैं जिनका वे अध्ययन करते हैं, और इसलिए उन्हें उन प्रेरणाओं का श्रेय देते हैं जो उनके और उनकी अपनी संस्कृति से अधिक निकटता से मेल खाती है, ना कि जिसका वे अध्ययन कर रहे हैं। तो ये बात अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सही भी है। हम अगर इसको छोड़ दें कि हम किसी दूसरी संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं या किसी आदिम धर्म का अध्ययन कर रहे हैं या किसी आदिम प्रथा का अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल अपने आसपास में ही देखें तो हम जो सामने वाला व्यक्ति होता है हम उसी के माइंड को रीड नहीं कर पाते हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वही हमको नहीं पता है, वो समझाना क्या चाह रहा है, हो सकता है कि वो कुछ और बोलना चाहता है और उसके बोलने के तरीके से हम कुछ और मीनिंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें ये देखने को मिलेगा कि शायद ही ऐसा कोई मानव विज्ञानी होगा जो कि कभी उन लोगों के दिमाग में प्रवेश करने में सफल हो पाए जिसका वे अध्ययन करना चाहते हैं। यानी कि जिस संस्कृति का, जिस आदिम लोगों का जो अध्ययन करना चाहते हैं, शायद ही उनके दिमाग में कभी वो प्रवेश कर पाएँ या उनके माइंड को समझ पाएँ। और जब उनके माइंड को नहीं समझ पाएंगे तो उनकी संस्कृति, उनकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन्होंने कहा कि हम उन प्रेरणाओं को श्रेय देते हैं जो उनके और उनकी अपनी संस्कृति से अधिक निकटता से मेल खाती है, ना कि जिसका वे अध्ययन कर रहे हैं। यानी वो जो भी कोई अगर मानते हैं कि रिसर्चर है तो उसको कितना अपने से क्लोजनेस कोई पॉइंट समझ में आ रहा है उसको वो समझना चाहता है, ना कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में वो उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है तो उसे वो समझना चाहेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मीनिंग यही निकलता है कि उनकी अपनी संस्कृति से अधिक निकटता से मेल खाती है, तो वे जो रिसर्चर होते हैं वो उन प्रेरणाओं को श्रेय देते हैं, ना कि जिसका वे अध्ययन कर रहे होते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि
विश्वासियों और गैर विश्वासियों ने धर्म के अध्ययन को बहुत अलग अलग तरीकों से देखा है। भाई जिसको धर्म में विश्वास है वो अलग तरीके से धर्म को देखेगा, और जिसको धर्म में नहीं विश्वास है उसको धर्म को देखने का तरीका अलग होगा। गैर विश्वासियों ने धर्म को एक भ्रम के रूप में समझाने के लिए जैविक, समाजशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ आने की जल्दी की है, और विश्वासियों ने धर्म को अवधारणा बनाने और वास्तविकता से संबंधित करने के तरीकों के रूप में समझाने वाले सिद्धांतों के साथ आने की संभावना अधिक दिखाई देती है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे रिसर्चर्स जिनका धर्म में विश्वास था उन्होंने अलग तरीके से धर्म को देखा है, वहीं पे जिनको धर्म में नहीं विश्वास रहा है उन्होंने अलग तरीके से देखा है। तो ये लेटर थ्योरीज में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इवांस प्रिचर्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, सेम कंटेंट है बस इंग्लिश में है। ओके, इनको कुछ सम्मान दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वो हमें भी उम्मीद नहीं रहती है। तो आप लोग हर एक पॉइंट जो है किसी भी पर्सनालिटी से, किसी थिंकर से रिलेटेड अगर हर पॉइंट को आप लोग कवर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट आप लोगों को एक बार नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, ये जानना नहीं ज़रूरी है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम किसी थिंकर को पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। ओके, रिवर्स मेमोरियल मेडल 1937 और हक्सले मेमोरियल मेडल 1963 के प्राप्तकर्ता वे 1949 से 1951 तक रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के अध्यक्ष थे। उन्हें 1958 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज और 1968 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के लिए चुना गया था। इवांस प्रिचर्ड को 1971 में नाइट की उपाधि दी गई थी। ये KNIGST वाला नाइट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, उनके लिए कई फेस शिफ्टेन तैयार भी किए गए थे, जिसमें कि सूडानी वंश विज्ञान पे निबंध है, संस्कृति का अनुवाद, ओके, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन। तो ये कुछ जो हैं इनके पे फेस्टिवल मीन्स इनको डेडिकेटेड कुछ एक लेख प्रकाशित होता है, इसको हम लोग फेस्टिवल कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं इंग्लिश में सेम कंटेंट को यहाँ पे बता सकती हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग नाइटेड करके है ना, तो नाइट की उपाधि जो दी गई थी तो KNIGST वाला नाइट होता है। ओके, एसेस इन सूडान एथनोग्राफी, ये है एक लेख आप लोगों को दिख रहा है, प्रेजेंटेड टू सर एडवर्ड इवांस प्रिचर्ड। ओके, नेक्स्ट जो है ट्रांसलेशन ऑफ कल्चर, द ट्रांसलेशन ऑफ कल्चर है एसेस टू इवांस प्रिचर्ड। और नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं स्टडीज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एसेस इन मेमोरी ऑफ इवांस प्रिचर्ड बाय हिज फार्मर ऑक्सफोर्ड कलीग, जिसमें कि JSM बेती, RG लेनहार्ट, ये दो नाम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बिब्लियोग्राफी यानी कि कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो आती है 1937 विच क्राफ्ट ऑरेकल्स एंड मैजिक अमंग द अजांडे। ओके, 1940 में द नूवेर ऑफ द सदर्न सूडान। नेक्स्ट सानुसी ऑफ 1949 में द सानुसी ऑफ साइरेनिका। तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं द सानुसी ऑफ साइरेनिका जो बुक भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ओके, किनशिप एंड मैरिज एमंग नूवेर, तो यहाँ पे 1951 में किनशिप एंड लोकल कम्युनिटी एमंग द नूवेर आप लोगों को की टर्म में मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा। नेक्स्ट हम लोग बुक देख लेते हैं इवांस प्रिचर्ड का द सैक्रिफिशियल रोल ऑफ कैटल अमंग द न्यूअर। ओके, न्यूअर रिलीजन, सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर एसेस, थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन और
द जांडे ट्रिकिस्टर करके है। तो ये आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग फ्रंट पेज कवर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द न्यूअर करके है। ओके, विच क्राफ्ट ऑरेकल्स एंड मैजिक अमंग द अजांडे, न्यूअर रिलीजन द अजांडे, किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूअर अजांडे आप लोगों को जरूर याद रखना है। थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं। द संसुई ऑफ सायरेनिका। ओके, एसेज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसे सायरेनिका या सायरेनाइका भी बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री, मैन एंड वुमेन अमंग द अजांडे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द पोजीशन ऑफ वुमेन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज। ओके, एंड अदर एसेज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी करके ये है। तो आप लोग सिर्फ इतना भी आप लोग याद रखें तो एनफ है। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज। ओके, द जांडे ट्रैकिस्टर, स्टडीज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द अनुआक, ANUAK, अनुआक ऑफ द एंग्लो इजिप्टियन सूडान। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक जो आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन किनशिप ऑफ द शुलूक ऑफ द नीलोटिक सूडान। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं द सोशियोलॉजी ऑफ कॉम्टे, ये भी इवांस प्रिचर्ड की एक बुक है। और एसेज इन सूडान, तो सूडान एथनोग्राफी करके ये बुक है। तो एसेज इन सूडान एथनोग्राफी। तो दोस्तों ये आज हम लोग इवांस प्रिचर्ड से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे और कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। इवांस प्रिचर्ड किससे प्रभावित रहे, इनका पीएचडी का थीसिस क्या रहा। तो ऑलमोस्ट जितने मैक्सिमम टॉपिक हैं उसको तो हम लोग कवर कर लिए। साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों का ये कहना था कि अभी मुझे रिक्वेस्ट आया था कि जो MP सेट हुआ था इसमें सोशियोलॉजी की जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने के लिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं ऐसा तो है नहीं कि कोई पेड क्लास चलाती हूँ या किसी कोर्स से रिलेटेड मैं क्लास चलाती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि हमारे साथ कौन से बच्चे जुड़े हैं कौन से नहीं जुड़े हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी पेपर का सॉल्व चाहिए या ये आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो डिस्कस होना चाहिए, या आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं और उससे रिलेटेड डिस्कशन चाहिए, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मेरा मेल ID है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ AAS ऑल अबाउट सोशियस। तो AASDAAD@gmail.com। तो ये मेरा ईमेल ID है। आप लोग चाहिए तो उस पर अपलोड करके सेंड कर दीजिए। अगर आप लोग सेंड कर देंगे तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, और क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो मैं उसको देख के आप लोगों के साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं प्रूफ के साथ कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके पीछे अगर आप लोगों को ऑप्शन नहीं पता है तो उसको प्रूफ के साथ मैं डिस्कस कर लूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि MP सेट का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस किया जाए तो आप लोग एक बार ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पेपर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मेरे पास पेपर होना तो चाहिए ना, तब तो मैं डिस्कस करूँगी। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप लोग कोई भी मेरे ऐसे साथी हैं कि जो उन्होंने MP सेट में सोशियोलॉजी का पेपर अगर दिया है और आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप प्लीज़ इस पर सेंड करिए ताकि मैं उस पर डिस्कस कर सकूं।
तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा ना सोचिए तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं देखती हूँ कोई भी अगर आप लोग टारगेट लेके चलिए कि हमको 1 महीने में या 2 महीने में तैयारी करनी है, तो आप लोग चाहे जितनी प्रिपरेशन कर लीजिए, लास्ट मिनट में ऐसा लगता है हमें, लास्ट के 1 वीक में हमें लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है या हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाया है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान दिया करिए कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है कैसे भी करके, और आप लोग बस पढ़ते रहिए। मैं यही कहूँगी, जब आप लोग पढ़े रहेंगे तो वो कभी भी पढ़ा हुआ जो होता है वो बेकार नहीं जाता है, कुछ ना कुछ काम आता ही है। तो बेहतर है कि आप लोग सही दिशा में कंटिन्यूअस जो है वो अपनी स्टडी जो है वो करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। और अगर कुछ भी आप लोगों को क्वेरी है, कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप लोग चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स हों उसको क्लियर कर सकूँ। धन्यवाद।